नमस्कार मित्रों, डिस्कवरी क्लासेज यूट्यूब चैनल, अभिप्राय क्लासेज, डॉक्टर बच्चन सर, इसके अलावा विश्वास क्लासेज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज नववर्ष है तो सभी जो प्यारे विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं उनको सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मैं प्रेषित करूंगा। इसके अलावा विश्वास जी का तो आज जन्मदिन है, तो बड़ी खुशी का माहौल है और मौका है, ये बहुत अच्छी अवसर है, तो ये भी आज एक मतलब काफी उपलब्धि मान के चलो। इसके अलावा मैं तो कहूँगा आपको एक पंक्ति से शुरुआत करता हूँ कि जोश जुनून और ताकत का दुनिया में कोई सानी नहीं, जोश जुनून और ताकत का दुनिया में कोई सानी नहीं, और जिसके पास है दौलत उसे जिंदगी में कोई परेशानी नहीं। हमारे YouTube चैनल के सभी विद्यार्थियों ने लगभग ये पंक्तियां सुनी होगी। इस पंक्ति को जो साकार किया है तो वो है हमारे विश्वास सर के द्वारा। तो एक बार विश्वास सर से मैं कहना चाहूँगा, एक तो सभी विद्यार्थियों को हमारे YouTube चैनल पर जो जुड़े हुए हैं उनको एक बार सभी को आप नववर्ष की शुभकामनाएं दें। विश्वास जी, सभी को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं कामना करता हूं कि इस आने वाले वर्ष में आप सभी नई नई उपलब्धियों को हासिल करते हुए सरकारी सेवा के जिस रास्ते पे चले हैं उसमें कामयाब हों। मैं डॉक्टर बच्चन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जो YouTube चैनल पे जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं तो आप भी एक बार अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। नववर्ष सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपको नई बुलंदियों पर लेके जाए, नई चार चांद आपकी जिंदगी में लगे। मैं विश्वास जी से कहना चाहूँगा कि विश्वास जी ने जो कहते हैं उपलब्धि अचीवमेंट, उसका पर्याय अगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि विश्वास जी ने अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट हासिल किए हैं। तो एक बार मैं उन्हीं की जुबान से सुनना चाहेंगे विद्यार्थियों को कि सर आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे कैसे आपने अचीव हासिल किए, तो हमारे चैनल के विद्यार्थियों को आप एक बार अवगत करवाएं। सबसे पहले मैं सभी विद्यार्थियों का इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं सबका। जैसा कि मेरे साथी पुष्पेंद्र ने बताया, मैं थोड़ा अपना परिचय आपके सामने रखता हूं। मैं ग्रामीण प्रदेश से बिलोंग करने वाला एक छात्र हूं, अंग्रेजी का विद्यार्थी हूं। मैंने जो मेरी शैक्षणिक उपलब्धियां हैं, जहाँ तक स्कूली शिक्षा की बात है, उसमें कहीं बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस कभी नहीं रहा मैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी कुछ पंक्तियाँ, वो ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला वो भी सही यह भी सही, हार नहीं मानूंगा, इसी पंक्तियों के साथ मैं आगे बढ़ता गया। और मैंने मेरे इस एकेडमिक में के बाद में जहाँ कंपटीशन की बात करता हूँ तो वहाँ की शुरुआत मेरी सबसे पहले आर्मी के जो एग्ज़ाम्स है उससे शुरू की। मैंने आर्मी ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया, NDA CDS, बहुत सालों तक, लगभग 2-3 साल तक मैं उन्हीं एग्ज़ाम की तैयारी करता रहा। मैं उसमें सफल भी हुआ, लेकिन सिर्फ मेडिकल कारणों की वजह से अंतिम मेरा चयन उसमें नहीं हो पाया जी। उसके बाद मैंने B.Ed किया। B.Ed करने के बाद मेरा जो कंपटीशन था वो मैंने 3rd ग्रेड एग्ज़ाम के रूप में सबसे पहले शुरुआत की 2008 में। अच्छा, पहला अचीवमेंट आपका 3rd ग्रेड के रूप में 2008 में 3rd ग्रेड मैंने स्टार्ट किया। और 3rd ग्रेड में बिल्कुल पहला मैं नया था, राजस्थान जीके से मेरा कोई वास्ता नहीं था, राजस्थान के फील्ड में कोई ज़्यादा जानकारी मुझे थी नहीं, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की और मुझे वो सफलता मेरे लिए एक संजीवनी बूटी की तरह उसने काम किया। और उसके बाद मैं कभी पीछे मुड़ के मैंने देखा नहीं, मैं कभी रुका नहीं, और मैं आगे बढ़ता ही चला गया। उसके बाद अगर बात करें तो 2010 के अंदर 2nd ग्रेड का एग्जाम आया। 2nd ग्रेड में भी संस्कृत डिपार्टमेंट में 2nd ग्रेड में वैकेंसी आई, तो मेरा पहले संस्कृत 2nd ग्रेड इंग्लिश संस्कृत डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद संस्कृत 2nd ग्रेड डिपार्टमेंट के बाद में 2nd ग्रेड सामाजिक विज्ञान SST से मेरा सिलेक्शन हुआ। SST यानी तीसरा अचीवमेंट था आपका एक प्रकार से कहें तो। उसके बाद मेरा सिलेक्शन 2nd ग्रेड इंग्लिश में सामान्य डिपार्टमेंट जो अपना शिक्षा विभाग उसमें हुआ, SST में भी हो गया और इंग्लिश में भी हो गया, और संस्कृत डिपार्टमेंट इंग्लिश में भी हो गया, तीनों में हो गया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि वाली बात थी। मतलब मनोबल, अगर मेरे विद्यार्थियों को, चैनल के विद्यार्थियों को अगर गौर करें आप, तो एक ही उसमें तीनों सब्जेक्ट से अगर सिलेक्शन हासिल कर रहे हो, बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में ये। मैं अगले मेरी उपलब्धि के बारे में बताने समय बीच में पुष्पेंद्र जी मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक बार आपको एक सफलता मिल जाती है, उसके बाद अगली सफलता में आपको इतनी तकलीफ नहीं होती है। पहली सीढ़ी, पहला कदम जो है बच्चन जी, पहला कदम जो है उसको आप ढंग से बढ़ाओ, आगे आपको उपलब्धि हासिल होती जाएगी। उसके बाद मैंने स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में फाइट किया मैंने, और पूरे राजस्थान में 3rd स्थान प्राप्त करते हुए, 3rd रैंक प्राप्त करते हुए 2000 में मैंने 2012 के 2012 में ऑल राजस्थान में 3rd रैंक मैंने प्राप्त की। और मुझे बड़ा अपने आप पे गर्व महसूस हुआ। गर्व की बात ही है सर कि मैं इंग्लिश जैसे विषय में अच्छी प्रश्न से आप आए, तो मैं इंग्लिश जैसे विषय में मैं इस प्रकार से मतलब आगे बढ़ पाया। उसके बाद में
हुआ क्या, आरएस के अंदर मैं सुना कि आरएस की तैयारी करता हूँ सर, मैंने आरएस की तैयारी शुरू की और आरएस में 2012 में अलाइड सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैंने इंग्लिश से नेट किया, इंग्लिश से सेट किया और राजस्थान यूनिवर्सिटी से इंग्लिश से प्री पीएचडी का एग्जाम देके मैं उसके अंदर फील्ड में कूद गया। तब मुझे लगा कि मैंने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, मैंने जो सीखा है, मैंने जो गेन किया है, मैंने जो अर्न किया है, उसको क्यों ना बच्चों के लिए उसको उपलब्धियों को उनके सामने रखा जाए और जो गलतियां मुझसे हुई हैं कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो बच्चे ना करें, वो आगे बढ़े। और इसी के लिए मैंने एक छोटा सा अपना प्लेटफॉर्म बनाया और मुझे लगा कि ग्रामीण परिवेश के बच्चों को मैं अंग्रेजी में अच्छा नॉलेज दे सकता हूँ, अच्छा ज्ञान दे सकता हूँ अफोर्डेबल फीस के साथ। सर ये मैं बस इतना। अच्छा, इसी के साथ में डॉक्टर बचन सिंह जी जो भूगोल विषय के विशेषज्ञ हैं, तो इनसे एक बार मैं जानना चाहूँगा क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की भी वैकेंसी आ रही है और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, तो भूगोल विषय का सर इन दोनों में फर्स्ट पेपर में कितना क्या रोल रहता है, फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी का एक बार आप बताओगे विद्यार्थियों को। देखिए फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी का कुछ ज़्यादा रोल है नहीं है, 5 सवाल आते हैं। अच्छा, सेकंड ग्रेड की बात हो या फर्स्ट ग्रेड की बात? नहीं, मुझे फर्स्ट ग्रेड का नॉलेज है, सेकंड ग्रेड का मैंने सिलेबस मुझे ध्यान है। सेकंड ग्रेड में एसएसटी में आता है जी, एसएसटी में एक ज्योग्राफी पार्ट्स होता है और फर्स्ट ग्रेड में 5 क्वेश्चन आते हैं जो 5 ज्योग्राफी राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेट होते हैं। इतना वो ज़्यादा रोल नहीं है, हाँ राजस्थान ज्योग्राफी का रोल होता है उसमें फर्स्ट ग्रेड में। हाँ, इसके जो विद्यार्थी हैं हमारे YouTube चैनल के और काफ़ी उत्सुक हैं, जानना चाहते हैं विश्वास जी से, क्योंकि विश्वास जी ने एक अचीवमेंट की जो लंबी लिस्ट तैयार की है, क्योंकि मैं तो इनके विश्वास क्लासेज में रोजाना ही जाता हूँ, तो वहाँ पे इनकी जो मेन चेयर होती है उसके पीछे इनके अचीवमेंट लगे हुए हैं, तो उनको देख करके तो एक लंबी जो लाइन हासिल की है उन्हीं के माध्यम से कहना चाहूँगा विद्यार्थियों के कि सर कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो क्या कहना चाहोगे एक बार आप? देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ये सोचता है कि मुझे 10वीं में कम अंक मिले हैं, 12वीं में कम अंक मिले हैं, 10 लाख फॉर्म भरे गए, 20 लाख फॉर्म भरे गए, 25 लाख फॉर्म भरे गए, इट डजेंट मैटर फॉर यू। ये कोई मैटर नहीं करता है। जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे सिलेक्शन लेना है और आप पूरी मेहनत से शिद्दत से जुड़ गए, 100% आप सिलेक्शन लेके जाएंगे। बस सवाल ये उठता है कि आपकी रणनीति सही होनी चाहिए। अगर सटीक रणनीति के साथ आप चलेंगे तो आपको सिलेक्शन से इसी मुस्कुराहट के साथ आप भी इसी प्रकार मंच पे बैठे होंगे और आने वाले आप एग्जामों में सफलता लेके जाएंगे। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम क्या करते हैं, मार्केट में आते हैं, शहर में आप आएंगे, बच्चन जी सर से मेरा परिचय काफ़ी पुराना है, मेरे गुरु की तरह है, तो इनका अनुभव मेरे से भी ज़्यादा है। तो मैं इनसे ये कहना मैं इनसे ये बात को इत्तेफाक रखते होंगे कि बच्चे जब मार्केट में आते हैं, ये किताब खरीदूँ, ये किताब खरीदूँ, ये किताब खरीदूं, 50 किताबें 50 किताबें इकट्ठी कर लेते हैं। अगर आप गौर फरमाएंगे, आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द बुक्स हैव द सेम मटेरियल, सेम कंटेंट, 90% कंटेंट इज सेम। अब 90% जो सेम है, तो हम 10 किताबों को पढ़ने की बजाय, मेरा सबसे पहला ध्येय वाक्य यही है बच्चों के लिए, एक किताब को 10 बार पढ़ें। आप भी एक बात रखेंगे, एक सादे शब्द, 10 किताब को पढ़ने की बजाय एक किताब को आप 10 बार पढ़ें। ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा, आज साहब मैं जोश में आया, 10 किताबें खरीद के लाया, मैं आज 10 घंटे पढ़ूंगा, 15 घंटे पढ़ूंगा, 16 घंटे पढ़ूंगा। उस दिन पढ़ा, अगले 5 दिन गायब हो गया। आप 5 घंटे पढ़ें, 7 घंटे पढ़ें, 8 घंटे पढ़ें, जितनी कैपेसिटी उतना पढ़ें, बट बी पंक्चुअल, रेगुलर पढ़ें, पंक्चुअल पढ़ें। 100% आपकी सफलता को कोई छीन नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा वादा है आप सबसे, और ये मेरे खुद के अनुभव हैं। मैंने खुद को अपने अनुभव में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मैं जब 10 एग्जाम पास करके आपके सामने बैठा हूँ, एक वो लड़का जिसके 10वीं और 12वीं में मुश्किल से सेकंड डिवीजन, बामुश्किल सेकंड डिवीजन से अंक प्राप्त किए हों, वो अगर टॉप कर सकता है राजस्थान को, तो आप में से भी कोई ना कोई एक टॉपर हो सकता है। इसमें कोई भी शक और शिकवा नहीं है। कोई भी बच्चा टॉपर बन सकता है, 100% सर, मैं इस मानता हूँ इस बात को। अच्छा, हम अगला क्वेश्चन डॉक्टर बच्चन जी से जानना चाहेंगे कि डॉक्टर बच्चन जी ने ये साम्राज्य जो आज वर्तमान में हम देख रहे हैं, अभिप्राय क्लासेज, तो सर से जानना चाहेंगे सर ने कहाँ से प्रारंभ किया और इस मुकाम तक, इन बुलंदियों को आपने कैसे छुआ, क्या योगदान रहा और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, इसके बारे में एक बार बताओगे फर्स्ट ग्रेड देखिए विद्यार्थियों के लिए। वैसे आज तो मौका हमें विश्वास जी से सुनना था, क्योंकि इनका जन्मदिन है, नया साल है, बड़े विश्वास के व्यक्ति है हमारे। सबसे बड़ी बात है हाँ, वे हमारे विश्वास के व्यक्ति हैं, एनर्जी वाले, एनर्जी पर्सन है, तो इनसे सुनना था। अब आप मुझसे सुन रहे तो ठीक है, मैं बता देता हूँ आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी मैटर करता है। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत पुराना है और खट्टे मीठे अनुभव है हमारे जी। हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो लगभग कितने स्टूडेंट से आपने स्टार्ट? 5 स्टूडेंट से चालू किया। 5 स्टूडेंट से बैच चालू किया।
और हमारे जो डिपार्टमेंट के HOD से कई थे, तो मेरे को बार बार कहते थे कि आपकी इस प्रतिभा है ना, इस प्रतिभा को खाली मत जाने दो, इस प्रतिभा को सही ढंग लगाओ। तो मैंने कहा साहब मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, एक छोटा मोटा प्रोग्राम कीजिए जिससे बच्चों को एक माध्यम मिल सके, लाभ मिल सके। तो मैंने स्टार्ट कर दिया ऐसे ही। लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के पास में थोड़ी सी छोटी सी जगह ली थी, वहाँ चालू कर दिया, कारवा बनता गया। 5 स्टूडेंट थे, पहली बार मैंने खूब मेहनत की, पाँचों के पाँचों मेरे वहाँ से नेट हो गए, नेट हो गए, पाँचों के पाँच हो गए। अब नेट हो गए तो लोगों ने क्या कहा, हाँ लोगों ने कहा नेट बढ़ गया। अब देखो प्रतिद्वंदी आते हैं, उनका तो हमें कोई टेंशन करना नहीं है, विरोधी सब जगह मिलेंगे आपको, उनका टेंशन आपको करना नहीं है। यदि उनका टेंशन करने लगे नहीं तो आप जिंदगी में काम करना बंद कर दोगे। फिर उसके बाद हम लोग धीरे 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 बढ़ते गए। आज हम लोग, मैं आपको बता देता हूँ, आज इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोगों ने 1 दिन के लिए एक टारगेट रखा था, 1 दिन का। हाँ, और वो भी टारगेट क्या है, हम विश्वास जी से कहा, विश्वास का तो हमने एक रखा टारगेट कि विश्वास जी हम लोग आपका बर्थडे मनाते हैं सेलिब्रेशन, और हम एक टारगेट रख देते हैं। तो सर लगभग 1.25 लाख रुपये टारगेट रखा था। तो वो जैसे जैसे केक काटा इन्होंने, हमें खिलाया, वो केक पूरा हो गया। तो ये क्या है, आपके लिए तो बर्थडे ऐसा लग रहा है हर महीने ही तभी तो कहा ना, हमारा विश्वास का विश्वास कम जाता है। ये आपकी मेहनत है सर, देखिए इतनी मेहनत करते हैं, रात भर तक मैं देखता हूँ आप लगे रहते हैं। देखें ये तो इतनी मेहनत, नोट्स बनाना, तैयार करना, ये मेहनत, तारीफ है काबिल मेहनत। तो ये क्या है कि विश्वास जी एक बच्चों का प्यार भी है। मैं मेरे अंदर पता नहीं क्यों कैसा आता, नहीं यार मुझे आज कम काम किया, आज मजा नहीं आया मुझे, तो दूसरे दिन और अच्छा काम करूँ, क्योंकि जिससे मैं जो भी काम करूँ ना वो बच्चे का फलीभूत हो जाए। बस यही उद्देश्य होता है कि जो बच्चा विश्वास से आया है उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, बस यही मेरा अंतिम ध्येय है और प्रथम ध्येय है। तो शुरू करते गए, और आज ऑनलाइन में चल रहे हैं, ऑफलाइन में चल रहे हैं, और कोई फीस का ऐसा कुछ हमारा नहीं, अफोर्डेबल फीस रखते हैं। हाँ, लेकिन इतनी मिनिमम नहीं रखता है जिससे हर कोई भी उसे परचेज करे, क्योंकि मिनिमम नहीं रखने का मेरे सीधा सिंपल कारण है, वो बैरियर लगाना, जिससे क्या है कि पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ना वही आए, बाकी नहीं आए। जिसको इधर उधर की कुछ बातें करनी है तो भैया बहुत सारे मार्केट है, खूब घूमो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ सर, कोई भी हो XYZ, कितनी मेहनत की है, चाहे मेरिटियस है या फेलियर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब रेस स्टार्ट करते हैं तो किस लाइन पर खड़े हो वो महत्वपूर्ण है। वो लाइन है, उसके पीछे कोई दिखता नहीं है, वो स्टार्ट लाइन, उसके पीछे कोई दिखता नहीं है। जैसे रेस होती है, उस रेस के पीछे देखते हैं कौन आगे और कौन पीछे है। तो रेस स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले तो कोई गरीब न अमीर न कमज़ोर है। अब वहाँ से क्या अचीव करके आता है वही उन्हें पीछे दिखाता है, वही उन्हें आगे दिखाता है। हाँ, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन मैं विश्वास जी से करना चाहूँगा कि विश्वास जी, जो फर्स्ट ग्रेड के जो विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि तैयारी उनको कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए और किस प्रकार से वो फतह कर सकते हैं फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट के बारे में बात बताओ। देखो, मैं अपनी एकेडमिक यहाँ की बच्चन जी से, मेरे साथी हैं, सीनियर हैं, मैं इनके थ्रू ही बात बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे इंग्लिश की तैयारी करते हैं, जो एकेडमिक्स में तैयारी करते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, 1 वीक सीरीज पढ़ते हैं सर, 1 वीक सीरीज की स्टडी करते हैं। ये मैं, आप इसको अन्यथा ना लें, मतलब मैं हम सब 1 वीक सीरीज, और अगर जब BA में 1 वीक सीरीज पढ़ते हैं तो MA में आते आते फिर वो 1 वीक सीरीज भी नहीं आती, कहीं से क्वेश्चन मिल जाए, 5 क्वेश्चन मिल जाए, 6 क्वेश्चन मिल जाए, कैसे कर करके आप बच्चा MA करके आ गया। अब आता है जयपुर में आके, सर मुझे तैयारी करनी है, मुझे फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनना है, और हमारे सामने समस्या ये है कि वो लिटरेचर शुरू कहाँ से, लिटरेचर का उसको ABCD भी ठीक से नहीं जानता है बच्चा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले लगभग अपन 9 साल से पढ़ा रहे हैं, और 9 साल से लगभग 2,500 बच्चे अपने व्यक्तिगत पर्सनल पढ़ के गए, जिसमें से 1400 बच्चे ग्रेड 1st, 2nd, 3rd में लगभग सिलेक्शन हो चुके हैं। और मैं उनको बच्चों को ये बोलता हूँ कि अगर आपसे लिटरेचर से पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आपको क्या आता है क्या नहीं आता, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है जी। बस मेरे पास आप आए हैं तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वैसे चलते रहो। अब पढ़ना कैसे हो देखेंगे आप, किताबों में लिटरेचर का फर्स्ट ग्रेड का जो है लिटरेचर का रोल ज़्यादा है, सेकंड ग्रेड में ग्रामर का रोल ज़्यादा है, और ग्रेड 1st की तैयारी करते हैं तो साहित्य का रोल ज़्यादा है। और स्टूडेंट्स जो है वो लिटरेचर को पढ़ते नहीं हैं, दे आर नॉट इन टच विद लिटरेचर, दे आर वेरी मच एफिशिएंट विद इंग्लिश लैंग्वेज, बट दे आर नॉट इन टच विद लिटरेचर। सो उनको लिटरेचर से कैसे जोड़ना है, कैसे कनेक्ट करना है, दैट आई वांट टू टीच देम।
ओके। और मैं उनको सिर्फ इस बात को पहले बताना चाहता हूँ कि वास्तव में लिटरेचर में पढ़ना क्या है आपको। पोइट्री है, एसेज हैं, ड्रामा है, फिक्शन है, ये सब चीज़ें कैसे पढ़नी है, नॉन डिटेल में कौन सा पढ़ना है, डिटेल में कौन सा पढ़ना है, बच्चे को पता नहीं है। बच्चा किताब लेके आएगा, सारी चीज़ें एक साथ पढ़ेगा। मैं आपको जैसे बताऊँ सिलेबस, मेरा सबसे पहले सभी विद्यार्थियों से एक आपसे निवेदन है, मेरा सबसे रिक्वेस्ट मानो, निवेदन मानो, या मेरी एक सलाह मानो आप सबसे पहले आप अपने सिलेबस को रटो पूरा पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपको आपका सिलेबस पूरा याद है, आधी लड़ाई आपने जीत ली, आधी लड़ाई आपने जीत ली है। एक एक पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो कि मेरे पोइम 8 हैं, कौन कौन सी पोइम है। ऑन इज ब्लाइंडनेस है ना, ऑन इज ब्लाइंडनेस दी गई है, डेफोडिल्स दी गई है, माई लास्ट चेज है, ग्रेशन अर्न है, और टू वेस्ट विंड है, ऑफ स्टडीज ऐसे है, इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर है, मैकबेथ है, एज यू लाइक इट है। आपको पूरी रटा होना चाहिए था। अगर आपको रटा हुआ होगा तो आप कभी भी नहीं फंसेंगे। तो सबसे पहले यू हैव टू लर्न एंड क्रेम योर सिलेबस इन योर माइंड, इन योर हेड। वो पूरा छप जाना चाहिए, तब आप आधी लड़ाई जीत जाएंगे। दूसरा सवाल ये आता है कि उसमें से किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, डिटेल में क्या पढ़ना है, नॉन डिटेल में क्या पढ़ना है। पोइट्री आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। ऐसे दिए दो ऑफ स्टडीज है, इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स है, यू हैव टू रीड इन डिटेल, उसको आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। दो ड्रामा है शेक्सपियर के, यू हैव टू रीड इट इन डिटेल, उनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कुछ फिक्शन है, उनको आप नॉन डिटेल से भी काम चला सकते हैं। और दूसरा कुछ वेस्टलैंड है, एक बहुत टफ टी.एस. इलियट की पोइट्री है, पोइम है, उसको थोड़ा डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा साइको जो है, इंग्लिश वाले बच्चों को मैं आपको बताऊं, आप शायद परिचित भी हैं, इंग्लिश में आती है बच्चों को, उसको भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट फोकस करना पड़ेगा, अच्छे टीचर से पढ़ना पड़ेगा। और आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई गाइडेंस आप चाहते हैं, कहीं भी बैठे हैं आप, आपको आई विल गाइड यू इन ईच एंड एवरी सेक्टर। कभी भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, है ना, आप हमारे किसी भी चैनल के थ्रू जैसी भी आप गाइडेंस चाहेंगे, बुक्स वगैरह, मैं आपको सब आपको डिटेल से बता दूंगा। मैं आपको आप जस्ट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको कि आपको मतलब पढ़ना क्या है। बाकी किताब पूछना चाहेंगे, मैं आपको सब बता सकता हूँ। मतलब उसके लिए आपको बाई फेस मिले। हाँ, बाई फेस मिले आप। और कोई आप मैं कॉन्टैक्ट नंबर में आपको कुछ भी दे सकते हैं, इंस्टीट्यूट के नंबर पे कहीं भी आप बता कर सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर आप दूर भी हैं, बाहर भी हैं, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जयपुर नहीं आ सकते हैं, कहीं बाहर डूंगरपुर बांसवाड़ा से कोई बच्चा है, मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ, ऐसे बच्चे को भी मैं, आप कभी भी संपर्क करें, मैं आपको गाइड करूँगा। दे विल नॉट फॉलो एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं आएगी उनको। एक बार मैं चैनल के बारे में आपको अवगत कराऊंगा हमारे विद्यार्थियों को कि जो अभिप्राय डॉक्टर बच्चन सर जी का जो चैनल है, उसमें ज्योग्राफी की फर्स्ट ग्रेड जो सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट, उसके बारे में तैयारी करवाई जाती है। तो जो भी हमारे विद्यार्थी ज्योग्राफी से फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर देना चाहते हैं, नेट जेआरएफ देना चाहते हैं, कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो अभिप्राय डॉक्टर बच्चन सर जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, और सर का जो अभिप्राय ऐप है उस पर आप डाउनलोड करें। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश से अगर देना चाहते हैं, सेकंड ग्रेड इंग्लिश से अगर देना चाहते हैं, तो आप विश्वास क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और उसके माध्यम से आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कैसे करनी है, किस प्रकार से आप उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं, तो उस पर आपको वीडियोज अपलोड करवाई जाती हैं। इसके अलावा जो हमारा यूट्यूब चैनल है डिस्कवरी क्लासेज, यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों को फर्स्ट पेपर की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास उपलब्ध करवाई जाती है। तो फर्स्ट पेपर चाहे वो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर हो, या फिर वो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हो, या फिर राजस्थान जीके, इंडिया जीके से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम है, उसके लिए भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अलावा मैं अगला क्वेश्चन विश्वास जी से ही पूछना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, और नेक्स्ट जो पहले वीडियो हमने थी डॉक्टर बच्चन सर से काफ़ी डिस्कस किया, आपको रूबरू करवाया। तो विश्वास जी से जानना चाहेंगे, सर आपने काफ़ी अचीव हासिल किए हैं, तो कितने घंटे पढ़ना चाहिए विद्यार्थियों को, और ताकि एक लोगों में एक धारणा बनी हुई है कि 18 घंटे पढ़ने वाले का सिलेक्शन होता है, कोई 5 घंटे पढ़ने वाले का सिलेक्शन होता है। आप एक बार आपका देखो, ये एक मतलब बहुत भारी क्वेश्चन है जी। इस क्वेश्चन का कभी कोई जवाब नहीं हो सकता, हर का अपना अपना अलग अलग नज़रिया है। 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे, मैक्सिमम कितने घंटे पढ़ा जाए। मेरा ये मानना है, मैं एक सीधी सी बात रखता हूँ, जब तक आपकी ताकत है, जब तक आपकी एनर्जी है कि मैं आज इतने देर पढ़ सकता हूँ, उतनी देर पढ़ो। जब तक आपका माइंड चल रहा है, काम कर रहा है, पढ़ो। ये नहीं है कि लेकिन मैं 20 घंटे पढ़ूँ साहब, नहीं, मैं तो दिमाग में कुछ याद नहीं हो रहा, किताब लेके बैठे रहूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक आप पढ़ रहे हैं, जहाँ तक आप पढ़ रहे हैं कि आपका पूरा दिमाग चल रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप चीज़ें ग्रेस्प कर रहे हैं, तब तक पढ़ते जाओ। और उसको घंटों में मत मान दो, कभी 18 घंटे पढ़ लिए साहब, कभी 10 घंटे पढ़ लिए, कभी 12 घंटे पढ़ लिए।
रोजाना पढ़ो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि उसको छोड़ना नहीं है, यू हैव टू स्टडी डेली। हाँ, और मेरे साथी बच्चन जी भी इसमें आप बिल्कुल इस बात के लिए सहमत हैं कि आप रोजाना पढ़ें, बिल्कुल चूके। और मैं तो मत चूके चौहान वाली कंडीशन है कि कोई दिन मिस नहीं होना चाहिए, आपको हर दिन पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है। अगर आपने दिन छोड़ दिया, मिस कर दिया, आज पार्टी कर लेते हैं, आज वहाँ चले जाते हैं, आज तो वो नहीं, रोजाना पढ़ना है आपको, रेगुलरली। अच्छा, कहाँ पढ़ें साहब? लाइब्रेरी में पढ़ें, कमरे में पढ़ें, रूम में पढ़ें? सब मैं मतलब मेरे घर पे पढ़ा हूँ, हमेशा घर पे पढ़ा हूँ, और मैंने अपने कमरे में आराम से पढ़ के। तो ये लाइब्रेरी नो डाउट इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द स्टूडेंट्स इन दीज डेज। वो उन बच्चों के लिए जो लगता है कि मैं खुद मोटिवेट नहीं हो पाता हूँ, दूसरों को देख के मोटिवेट होकर पढ़ूंगा, तो आप लाइब्रेरी जाएं, लाइब्रेरी में पढ़ें, आप पढ़ाई करें, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ आप अच्छा पढ़ सकते हैं आप वहाँ जाके पढ़ें, घंटों में नहीं बांधें। जितनी देर आप पढ़ना चाहते हैं, जितनी देर आप पढ़ सकते हैं, उतना देर आप पढ़ें। मेरा इसके लिए सीधा सीधा आंसर ये। अगला क्वेश्चन मैं डॉक्टर सर से पूछना चाहूँगा कि सर एक बार विद्यार्थियों को बताओगे कि पढ़े हुए को याद कैसे रखें? सबसे बड़ी बात, आपका एक्सपीरियंस है और हमसे तो सभी से आपने ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपने देखे हैं। विद्यार्थियों को बताओगे ये प्रश्न आप बार बार मुझसे पूछते हो, और कई लोग मुझे सवाल पूछते हैं। तो जैसे हम लोग बार बार कहते हैं, सिंपल सी बात है, याद करने का तरीका देखिए क्या होता है। पहली बार जब हम लोग मिलते हैं विश्वास जी, तो कई दिन बाद मिलते हैं तो सोचते हैं हाँ यार व्यक्ति से मिला हूँ, कहाँ मिला हूँ मैं। तो हम लोग कहते हैं बार बार उस व्यक्ति के साथ जिससे आप मिले हो, एक बार ढंग से चाय पीजिए और बात कीजिए, फिर दूसरी बार चाय पीजिए। अब आपको कई वो ज़िंदगी भूलेगा, वो व्यक्ति कभी नहीं भूल पाएगा। तो इस सब्जेक्ट के साथ यही है, आप एक बार पढ़ के छोड़ देते हो, उस सब्जेक्ट को आप जो टॉपिक पढ़ा है उसको आप बार बार पढ़ो, और बार बार पढ़ने के साथ साथ आप क्या करो, उसका एल्गोरिथम बना लो, उसका सिस्टम बना लो, उसका कनेक्शन निकाल लो कि इसका कनेक्शन इससे तो इसका कनेक्शन इससे है। अब इस तरह के आप उनकी रिश्तेदारी निकाल लोगे, कनेक्शन निकाल लोगे, तो रिश्तेदारी और कनेक्शन निकालने के बाद ज्योग्राफी यही होती है, पूरी विषय यही होती है। एक रिश्ता निकाल लो, कनेक्शन निकालो, इसका कनेक्शन किससे है, और उसको क्रम बाई पढ़ो। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लोग क्रम बाई नहीं पढ़ते, आप क्रम बाई पढ़ो चीज़ें। पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना, हर विषय के अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। पहले मैं कहता हूँ जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, साइकोलॉजी है, कोई भी हो, पहले उसका कोर पर अटैक कीजिए, और जब उसका कोर मजबूत होगा, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ, जिसका रूट मजबूत है तो उसका फ्रूट मजबूत हो जाता है। क्या बात है। तो पहले कोर पे फोकस कीजिए। अब लोग कोर नहीं पढ़ते, ऊपर ऊपर का पढ़ते हैं, फिर कंगूरा बन जाते हैं, फिर कैसे सक्सेस होगा। फिर बच्चे कहते हैं साहब सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर हमारे पास, आपके पास, हमारे पास, सबके पास क्या होता है, और ये साहब मैं फला पढ़ लिया, फला जगह पढ़ लिया, 3 बार दिल्ली, 4 बार दिल्ली। अरे भैया आपकी स्ट्रैटेजी बदलो। बिल्कुल। और मान लो आपका नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हर व्यक्ति असफल, हर रिजेक्शन व्यक्ति ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। स्ट्रैटेजी बदल लो, स्ट्रैटेजी का बदलना, तकनीक बदलनी है, और तकनीक बदल लो, और उससे बदलो जो नई तकनीक से जुड़ा हुआ है, अपडेट्स हो रहा है। अब आपको मैं जानकारी, नई करंट में जानकारी देता हूँ, आपको तो ज़्यादा जुड़े हुए, आप स्कूली शिक्षा जुड़े हुए, विद्यार्थी जुड़े हुए नहीं है। अब एनसीईआरटी का सर्कुलेशन आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड का एक सर्कुलेशन आ चुका है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज कर दी साहब। क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है वो अप्रोचेबल करती है, पूरी की पूरी अप्रोचेबल फ्रेमिंग डाल दी है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, यानी स्कूल एजुकेशन में रट्टाफिकेशन खत्म कर दिया, केवल अप्रोचेबल कर दिया। वही क्वेश्चंस अब आपके सामने आ रहे हैं, आप अपना एग्जाम देख रहे हैं, अपने सामने दो डिस्कस करते हैं अपन लोग, सवाल देखिए कैसे आ रहे हैं, अप्रोचेबल आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे अप्रोच आ रहे हैं। पढ़ाने वाले ट्रेडिशनल जो टीचर्स हैं वो घबरा रहा है, ये सवाल कहाँ से आया, कौन सी किताब लाया, कौन से, सारा अप्रोचेबल है। और अप्रोचेबल तब होगा जब आपका एल्गोरिथम होगा, जब आपका कोर होगा, जब आपका कंसेप्ट होगा, अन्यथा ये रट्टा पिक्चर नहीं चलने वाला। अच्छा, अगला क्वेश्चन मैं विश्वास जी से पूछना चाहूँगा कि विश्वास जी, अभी एक काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि फर्स्ट ग्रेड की भी वैकेंसी आ रही है, सेकंड ग्रेड की 7 वैकेंसी आ रही है, तो हमारे जो यूट्यूब चैनल के विद्यार्थी हो द्वंद्वात्मक स्थिति में है कि फर्स्ट ग्रेड करना चाहिए या सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। तो आप तो फर्स्ट ग्रेड के भी बैच चलते हैं आपके पास इंग्लिश के, और सेकंड ग्रेड के भी बैच चलते हैं, तो इनमें सिलेबस का कितना क्या अंतर है? कुछ ऐसा हो सकता है कि दोनों तैयारी साथ हो सकती है, मतलब क्या कहना चाहो, कितना डिफरेंस है सिलेबस में? देखो, ये इसमें 2 बातें हैं। अगर मैं मेरे विषय की बात करूँ, मैं अंग्रेजी की बात करता हूँ, तो अंग्रेजी में क्या है कि ग्रेड सेकंड में ग्रामर का रोल ज़्यादा है, ग्रेड फर्स्ट में लिटरेचर का रोल ज़्यादा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो कॉमन है, और जहाँ तक मेरा मानना है कि दोनों एग्जाम एट ए टाइम नहीं होने हैं, लगभग आपको दोनों एग्जाम के बीच में कम से कम 2 से 3 महीने का गैप मिलेगा। तो अगर ऐसा बच्चा लग रहा है कि सर मैं फर्स्ट ग्रेड में जाऊँ या मैं सेकंड ग्रेड में जाऊँ, टारगेट अपना एक बनाएं, चाहे ग्रेड सेकंड बनाएं चाहे ग्रेड फर्स्ट बनाएं, क्योंकि दोनों नाव में सवार हो गए तो ना तो वो कर पाएंगे ना वो कर पाएंगे। मेरा तो सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सेकंड ग्रेड में आप जा रहे हैं इंग्लिश में, इसका मतलब आप ग्रामर में स्ट्रॉन्ग है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड में जा रहे हैं इंग्लिश में, लिटरेचर में स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आपका लिटरेचर स्ट्रॉन्ग है, देन यू शुड मूव टुवर्ड्स ग्रेड फर्स्ट, एंड इफ यू आर एफिशिएंट इन इंग्लिश ग्रामर, देन यू शुड मूव ऑन ग्रेड सेकंड। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। फिर भी यू विल गेट सफिशिएंट टाइम
Approximately 2 or 3 months gap will be there for you to move towards grade first or grade second. So it is not a matter for students. ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। और फिर भी कॉमन चीज़ों को पढ़ें आप स्टार्ट में। अभी अभी जो चीज़ें दोनों में कॉमन है उन टॉपिक को लो ना। ग्रामर का टॉपिक जो फर्स्ट ग्रेड में भी है, जो ग्रेड सेकंड में भी है, उसको पढ़ें। अगर आप फर्स्ट पेपर की बात करेंगे वहाँ भी कुछ चीज़ें ऐसी जो कॉमन है, जो दोनों में, उनको पढ़ें। तो जो एग्ज़ाम आए, वैकेंसी आए, डेट डिक्लेयर हो, नोटिफिकेशन आए, तब आप देखना कि दोनों में गैप आ रहा है। जो पहले है उसको लीड कर जाओ, बाद वाले को आगे निकाल लेंगे। तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। इश्यू ये है पढ़ना है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यू हैव टू स्टडी। पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है, मैंने तो कोई विकल्प नहीं, पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी। अच्छा, अगला क्वेश्चन मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, बच्चन सर से, कि आपने जो अपने संस्थान का नाम अभिप्राय क्यों रखा? मतलब ऐसा क्या, कोई आपकी क्या हो रही है थिंकिंग अभिप्राय नाम रखने के पीछे? तो एक बार देखिए, अपने विद्यार्थियों को अवगत करवाओगे आप? आज पुष्पेंद्र सारी जानकारी आज आपको देना चाह रहा है ना? कुछ दिन के लिए तो छोड़ भाई, थोड़ा बहुत जैसे फिर एक दिन खत्म हो जाएगी सारी जानकारी। आपसे बच्चन जी सर, हम बार बार आपसे मिलते रहेंगे, आते रहेंगे, और आपकी समस्याओं का समाधान आपके चैनल पर मैं हमेशा आता रहा करूँगा। ठीक है, हाँ। देखिए, इसका मैं कई दिन सोच रहा था क्या नाम रखे। ऐसे आप जैसे लोगों से कहीं चर्चा कर रहे हो क्या नाम रखा, कोई कहे ये रख ले, कोई रख ले। तो एक दिन मैं सर्च कर रहा था कि लक्ष्य को कितने नामों से जाना जा सकता है। अच्छा, मतलब उसके पर्यायवाची हाँ, फिर मैं उसको ज्योग्राफी पढ़ रहा था एक दिन, एनसीईआरटी पढ़ रहा था। मेरा अभी हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, कभी कोई से इंटरेस्ट पढ़ लेता हूँ, एनसीईआरटी ज़्यादा पढ़ता हूँ मैं, चाहे मुझे कोई सी किताब की कोई सी क्लास मिला है। तो मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा था, मैं उसमें लिख रहा था कि अर्थ का अभिप्राय ये है, मतलब अर्थ इंग्लिश में था, उसका अभिप्राय पृथ्वी है। तो मैंने कहा अर्थ का अभिप्राय पृथ्वी है, तो अपन क्यों नहीं यहाँ से चोरी कर लेंगे। फिर मैंने सर्च किया उसको, हाँ, फिर मैंने सर्च किया कि अभिप्राय का मतलब क्या होता है। देखिए सही, अभिप्राय का मतलब भी लक्ष्य होता है, जो लक्ष्य को ले जाने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य को जाने, हाँ, लक्ष्य को ले जाने वाले, उसका मीनिंग बताने वाला, उसका अर्थ बताने वाला, उसको अभिप्राय कहा जाता है। इसलिए मैंने अपना नाम रखा, अपने कोचिंग का अभिप्राय रखा। लक्ष्य और लक्ष्य को प्राप्त करने का स्थान है अभिप्राय। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम विश्वास जी से जानना चाहेंगे कि विश्वास जी का नाम खुद का विश्वास है और इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी विश्वास क्लासेज रखा हुआ है। तो सर, इसके पीछे आपकी क्या आइडियोलॉजी रही है? मतलब ऐसा, देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरा वास्तविक नाम विश्वास सिंह है। और मैं जब कोचिंग में मतलब बच्चों से मिलता पढ़ाता तो मेरा नाम विश्वास सिंह कोई बोल नहीं पाता, सब विश्वास विश्वास नाम बोलते थे, उनको लगता था विश्वास विश्वास। तो मुझे लगा कि ये क्यों ना मैं अपना नाम, विश्वास पैदा हो गया, हाँ, विश्वास। तो मुझे लगा कि है। मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, मुझे विश्वास बोल रहे हैं, तो पहली बात तो मेरा नाम विश्वास हो गया। दूसरा, विश्वास का मतलब ट्रस्ट है। मेरे पास जो बच्चा आए वो इस ट्रस्ट से साथ आए कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, जिस गुरु के पास जा रहा हूँ। और मैं, प्यारे विद्यार्थियों, आज वास्तव में आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हर टीचर यहाँ अच्छा पढ़ाता है। मुझे हर टीचर जो पढ़ा रहा है अच्छा पढ़ा रहा है, अपने मन से पढ़ा रहा है। सवाल ये उठता है कि आपको किस टीचर की लैंग्वेज समझ में आ रही है। जी, हो सकता है किसी को पुष्पेंद्र जी की भाषा ज़्यादा अच्छे समझ में आ रही है, हो सकता है किसी को मेरी भाषा, हो सकता है किसी को हमारे बच्चन जी से, डॉक्टर साहब की भाषा ज़्यादा। जहाँ जिसकी भाषा आपको समझ में आए वहाँ जाएँ। और एक बात, मैं बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात, जहाँ मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं बात शेयर करूं बच्चों के साथ। यूट्यूब पे इतने चैनल बने, हज़ारों चैनल बने। आजकल कोई भी खड़ा होता है, क्योंकि सबके पास सोशल मीडिया का ज़माना है, आया फटाफट दो अपने स्पीच दिए, वीडियो बना दिया। इससे क्या होता है? इससे बच्चों के मन में मतलब भ्रांति पैदा होती है। एक ही चीज़ को 15 जगह पढ़ते हैं, 20 जगह पढ़ते हैं। बच्चों, मेरा विश्वास कर रखना, मैं विश्वास करके आपको बोल रहा हूँ, विश्वास के साथ ट्रस्ट। पहले किसी टीचर को देखो, उसमें ट्रस्ट पैदा करो, बस उसको पढ़ते जाओ, उसके साथ आगे बढ़ते जाओ, और आप आगे बढ़ते रहेंगे। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, तू कौम पे तू लुटाए जा। और मेरा तो कहना है कि अपने नॉलेज पे लुटाए जा, अपने नॉलेज को आगे बढ़ाया जाए। मैं इतना कहना चाहता हूँ। इसलिए बस विश्वास और विश्वास और विश्वास, इसी के साथ। अगला क्वेश्चन हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं, चैनल पे हमारे जो जुड़े हुए हैं, तो फर्स्ट पेपर के लिए तो आपने बता ही दिया कि जो वेटेज रहता है, लेकिन सब्जेक्ट का जो वेटेज है उसमें मतलब एक बार पुनः बताओगे? पहले भी आपने वीडियो में बता दिया था, लेकिन इसमें भी बताओगे कि कौन से टॉपिक से और किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए उनको जो फतह प्राप्त? देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि अपन को ये नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, किसका कितना वेटेज है। 10% 10 नंबर का वेटेज होता है 10 क्वेश्चन का पीजी का। बच्चे पीजी के पीछे भाग जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी हो,
एनी स्ट्रीम, एनी सब्जेक्ट, एनी डिसिप्लिन। तो पीजी में तो इतना ध्यान रखो कि 10 क्वेश्चन आने, 10 के 10 सही हो जाना। तो 10 के लिए 10% एनर्जी लगाओ। अब आता है आपका ग्रेजुएशन लेवल का और 12वीं लेवल का, 11th 12th सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल में 55 क्वेश्चन आते हैं, यूजी में 55 क्वेश्चन आते हैं, तो 55 और 55 110। तो कम से कम 50% एनर्जी तो एनसीईआरटी में लगाओ। और एनसीईआर्टी में स्कोर बढ़ता 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 55 से 65 क्वेश्चन हो जाता है, ये मैंने देखा हुआ है। अब 65 प्रश्न हो जाता है और बच्चा क्या पढ़ता है, वो कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं ना, वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 1 वीक सीरीज पढ़ी है, तो जो 1 वीक सीरीज क्वेश्चन बड़े याद है ना उनको, वो उसी को पढ़ना चाहता है, तो वो यूजी के टॉपिक्स पढ़ता है वो। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आरबीएससी की जो किताब चल रही है अभी फिलहाल एनसीईआरटी है, उनको पढ़ता ही नहीं है। बोले तो उन्होंने 12वीं पढ़ ली, क्या मतलब पढ़ने का, और वही उनको लुटिया डुबे देती है। तो अब कोई भी स्ट्रीम हो, एनसीईआरटी के 11वीं 12वीं की जो किताब है उसको पढ़ो, उसके बाद फिर यूजी के टॉपिक आओ और फिर निशान लगाओ ये टॉपिक यूजी का है, ये टॉपिक पीजी का है, तो पीजी वाले टॉपिक पर पीजी पे गहन करो, यूजी वाला तो उससे टेक्स्ट बुक से करो, और जो टॉपिक है उससे तो आप एनसीईआरटी पे जाओ, यानी आरबीएससी बोर्ड पे जाओ, तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। एक रणनीति, सोची समझी रणनीति के साथ होता है। ऐसा नहीं है खाना परोस दिया, खाया चला हो गया, ऐसा नहीं। आप मतलब आप पीजी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, इतना मेहनत तो आप रखिए। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, एक संतुलन होता है, उसको बना के रखो, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं विश्वास जी से जानना चाहूँगा। विश्वास जी, फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर होता है विद्यार्थियों को काफ़ी क्लिष्ट लगता है, बहुत मतलब क्वेश्चन नंबर लाना बहुत महाभारत समझते हैं। आपने जो फर्स्ट ग्रेड दिया इसमें 150 में से आपने 102 अंक हासिल किए, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि विद्यार्थी 40-50 में सिमट के रह जाते हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी बताओगे विद्यार्थियों को, हमारे चैनल के विद्यार्थियों को, कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, कैसे फतह करें इसको? मुझे लगता है कि आज का हमारा जो डिस्कशन है उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है जी। और ये जितने भी विद्यार्थी सुन रहे हैं, जितने विद्यार्थी हमें देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सबको आज ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ। और मेरे साथी, मेरे सीनियर साथी, वरिष्ठ साथी बच्चन जी सर भी इसमें मेरे साथ सहमत होंगे और आप भी सहमत होंगे कि जो बच्चा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है कम से कम अपने सब्जेक्ट के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ रखता है। इसलिए जो फर्स्ट ग्रेड की सिलेक्शन जो होते हैं उसमें सेकंड पेपर में बच्चों के मार्क्स लगभग एवरेज बराबर होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं रह पाता है। सवाल ये उठता है कि फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करेंगे। अगर आप फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर को देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे उसका सिलेबस देखिए आप, उसमें आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो उसमें नहीं आता हो। सारे सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं साहब जी, 5 क्वेश्चन आपके राजस्थान की ज्योग्राफी के आते हैं सर, 5 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के आते हैं, 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के आते हैं, 6 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आते हैं, 6 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, 4 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं, 4 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं, 10 क्वेश्चन आपके करंट के आते हैं, 15 क्वेश्चन आपके मैनेजमेंट के आते हैं। ये मैंने पूरे 75 क्वेश्चन की पूरी डिटेल आपको समझाई। बड़ी आधी उपलब्धि तो सर ने यही हासिल कर ली। तो मैं इंटरव्यू के दौरान आई वाज सेइंग टू यू, और मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि आप सिलेबस को रटो, कि मुझे मैं आज 10 साल 8-9 साल पहले एग्जाम क्लियर किया है। हमारे चैनल के विद्यार्थियों को पता लग गया कि आपने सच में सिलेबस को रटा है, कि मुझे पता हो कि कौन से में क्या क्या आता है। अच्छा, इसमें मेजर पार्ट है, हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन है, मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन है, करंट के 10 क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन तो सर ये हो गए ना। इस मेजर पार्ट को पकड़ो पहले, आप मेजर को कवर करो। मैथ रीजनिंग थोड़ा मान लो आपको हार्ड लग रहा है तो पहले बार छोड़ दो, हिंदी कर लो, बड़े पार्ट को पकड़िए। और अगर फर्स्ट पेपर में आप स्कोर नहीं कर पाएंगे तो आप यकीन मान के चलिए ये बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, दैट यू विल एबल टू क्वालिफाई द ग्रेड फर्स्ट एग्जाम। तो अगर ग्रेड फर्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई करना है, फर्स्ट पेपर को आपको बहुत वेटेज देना पड़ेगा और उसमें बड़े पार्ट को पकड़ना पड़ेगा और बड़े पार्ट में आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करने पड़ेंगे। करंट लगातार पढ़ते रहें, इकोनॉमिक सर्वे देखें, मैनेजमेंट की बुक देखें, उसके अलावा हिस्ट्री की बुक देखें, बुक्स की अलग अलग। अगर आप आगे, हमारा बहुत लंबा हो जाएगा डिस्कसन, कभी फिर दोबारा डिस्कस करेंगे हम कौन कौन सी बुक को अपन लेके चलें। सवाल ये है कि मैं अगर टॉपर बना हूं तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा फर्स्ट पेपर का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। 102 नंबर मैंने उसमें स्कोर किए हैं, हालांकि सब्जेक्ट में भी मुझे 257 मार्क्स मिले हैं 300 में, कुल 360 लगभग 359.26 मार्क, मुझे 359.26 मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो फर्स्ट पेपर में आप, कहने का मतलब है कि फर्स्ट पेपर को आप स्ट्रॉन्ग बनाएं और आप, मुझे उम्मीद है कि आप अपना सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं जो हमारे विद्यार्थी हैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हमारा जो डिस्कवरी क्लासेज यूट्यूब चैनल है, इसमें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की संपूर्ण सिलेबस के अनुसार जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाती है, तैयारी करवाई जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार कॉस्ट नहीं है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें।
मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि अगर विद्यार्थी आपसे जुड़ना चाहते हैं तो किस किस माध्यम से आपसे जुड़ सकते हैं, कि YouTube के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, और आपका क्या, आप अपनी जुबान से बताएं एक बार विद्यार्थियों को। देखें, यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं तो कुछ क्लासें हमारी यूट्यूब पर हैं जी, और हम वीकली 1-2 क्लास हम डालते रहते हैं, जो बच्चा आ नहीं सकता मतलब ज़्यादा मैटर YouTube पे नहीं नहीं डालते। हाँ, स्ट्रैटेजी क्लासें हम डालते हैं। स्ट्रैटेजी क्या होती है उसको हम सब लोगों को मुफ्त में देते हैं। इसके बाद आप लोग ऐप डाउनलोड कर लो, हमारा अभिप्राय ऐप डाउनलोड कर लो। हाँ, केवल सिंगल अभिप्राय लिखो, बाकी इधर उधर कुछ मत लिखो, तो उसमें हमारा फोटो भी आता है, वो आप डाउनलोड कर लो। उसमें कई क्लासें आपको लाइव मिलती है। बुधवार को पहले हम लोग क्या करते थे, बुधवार को फ्री क्लास लेते थे। तो अभी लॉकडाउन में खूब साथ क्या कई क्लासें फ्री चलाई थी हमने। तो यूपी के रिजल्ट आए थे, यूपी टीजीटी के बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन हुआ। तो मेरे पास मैसेज आया, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हो। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया? बोले सर अब हमने आपकी लाइव क्लास देखी, हम आपसे डिस्कस करते थे, क्वेश्चन करते थे, लेकिन आपने कोई चार्ज नहीं लिया, हमें बहुत बड़ा आनंद आया, हमारा सिलेक्शन हुआ। फिर इसके बाद अब हमने क्या किया, उसको अब थोड़ा सा पेड कोर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो ऐप पर आप जाएँ और ऐप डाउनलोड करें। इसके बाद आप संस्था में जाएं। इसके बाद आपको संस्था का है, इसके बाद हम वेबसाइट है हमारी जी, लोगों के पास वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट है। तो आप वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, वहाँ से हमारी सारी एक्टिविटी देख सकते हैं। करंट ज्योग्राफी जो होती है, वो करंट ज्योग्राफी के रोज़ हम लोग क्वेश्चन डालते हैं। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर हम लोग सर 10 से 15 क्वेश्चन रोज डालते हैं, और ऐसे क्वेश्चन डालते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन और हार्ड सारे मिक्सचर करते हैं, जिससे हम लोग बच्चों का IQ डेवलप करना चाहते हैं, IQ देखना चाहते हैं। फिर उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। और ऑफलाइन आना चाहते हैं तो रिद्धि सिद्धि चौराहे से थोड़ा सा आगे आओगे तो वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर बोर्ड लग रखा है अभिप्राय ज्योग्राफी, वहाँ आपका स्वागत है, सभी का स्वागत है। जो भी आना चाहता है वो वेलकम, मोस्ट वेलकम। चाहे मिलने आ जाए, भले पढ़ना नहीं चाहे तो मिलने आ जाए, चाय पिला देंगे एक आपको मीठी। अगला क्वेश्चन मैं विश्वास जी से जानना चाहूँगा कि अगर विद्यार्थियों की अगर कोई क्यूरी है और वो अगर आपसे मिलना चाहें, आपकी सेवाओं का आनंद लेना चाहें, तो आपसे किस प्रकार से मुलाकात हो सकती है, किस किस माध्यम से? तो पहले तो मैं थोड़ी अपनी व्यवस्थाएं बता देता हूँ। मैं एक्चुअली मैं गवर्नमेंट सरकारी सेवा में हूँ, तो मैं इतना समय ज़्यादा नहीं दे पाता हूँ। पर हमने भी पहले, मेरा ऑनलाइन का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बच्चों की बार बार डिमांड आ रही है, दूर का बच्चा बैठा हुआ है, कैसे करें? तो अपने एक चैनल हमने भी अभी क्रिएट किया, विश्वास इंग्लिश जयपुर के नाम से। विश्वास इंग्लिश जयपुर चैनल के ऊपर अभी ये वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको अगला वीडियो में सब्जेक्ट्स के बारे में, टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा कि क्या क्या किताब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। तो आप अगर संपर्क करना चाहें तो विश्वास इंग्लिश जयपुर करेंगे, हम लोग उत्साह करेंगे, पंच करेंगे, जैसे ये क्या करेंगे, अपनी क्लासें वहाँ यूट्यूब पर डालेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल, ताकि विद्यार्थियों को लाभ हो। हाँ, तो आप अगर इंग्लिश के बारे में कोई भी क्यूरी आपकी है तो विश्वास इंग्लिश जयपुर यूट्यूब चैनल है, उस पर जाएं और वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर क्यूरी का सॉल्यूशन होगा। और बेस्ट विशेस फॉर यू फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। सभी विद्यार्थियों के लिए एक बार पुनः नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो। और आप दोनों का भी हम हमारे YouTube चैनल पर बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि आपने टाइम दिया। और हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको आपको भी धन्यवाद, मेहनत करते उनकी समस्याओं के ऊपर हमने चर्चा की। और विद्यार्थियों जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से, और बहुत जल्द हम दोबारा से नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। उसमें हाँ, नए वर्जन के साथ में, नई सर्च के साथ में, कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी बुक मार्केट में अवेलेबल हैं, वो यानी आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विराम करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद।